हर खबर आप तक। वो कायनात के वसीओ अरीज वीरानों में से एक वीराना ही था। एक दूसरी कक्षा के आखिरी कोने पर वो बिल्कुल जमीन जैसा स्यारा, बड़े आजम, हवाएं, समंदर, मौसम, इंसान के सिवा वहाँ सब कुछ। उसकी खलाओं में दो चांद पहाड़ों की ओट से निकलते। उसके आसमान पर अनगिनत तारे जमीन के तारों से कहीं ज्यादा चमकदार और रंग भरे थे। वो दिलकश, रंग अमेज और रोमानवी जज्बों में सजी वीरानी एक तवील अरसा से 20 लाइट ईयर दूर बसे इंसानों में हलचल पैदा किए हुए थी। ख्वाब जोश में और जोश जुनून बढ़कर उस सियारे पर उतरने के लिए बेताब था। ये था केपलर 67, बिल्कुल जमीन जैसा सियारा, जिसे जमीन के लोग सुपर अर्थ कहते थे, यानी जमीन की ही दूसरी शक्ल। नाज़रीन, कायनात के इस दूर पार वीराने की फजाओं में अचानक एक रोज सीटी की आवाज गूंजती है और फिर खलाओं में एक नुक्ता मुसलसल सतह की तरफ आता दिखाई देता है। सतह से 10 किलोमीटर ऊपर वो स्पेसशिप लैंडिंग रोककर आगे की तरफ सफर शुरू कर देता है और ये सफर कई घंटे तक जारी रहता है। इस दौरान उससे कई डिवाइसेस रिलीज होती हैं और सतह पर आकर खंजर की तरह चुभ जाती हैं। दूसरी तरफ जूं जूं स्मॉल डिवाइसेस रिलीज हो रही थी, स्पेसशिप के कंट्रोल रूम में एक 3D मैप डिजाइन होता जा रहा था, जिसके एक तरफ सियारे पर मुख्तलिफ गैसों की कंडीशन, जमीन के नीचे पानी की गहराई, मट्टी की साख्त, पहाड़ों की इंटरनल इंफॉर्मेशन। लगभग 48 घंटे तक वो स्पेसशिप महवे परवाज रहता है। इस दौरान स्पेसशिप केपलर 67 सुपर अर्थ की बेसिक इंफॉर्मेशन का पहाड़ कलेक्ट कर चुका था। स्पेसशिप में साइंटिस्ट की टीम मसरूफ तरीन वक्त गुजार रही थी। अचानक कैप्टन विलियम सबको अपनी तरफ मुतवज्जा करके कहता है, साथियों, बतौर इंसान हमारी आंख जमीन के बाद आज जमीन जैसा दूसरा सियारा पहली बार दिख रही है ना मजे की बात। हमें ऐसा गुमान होता है जैसे हम 20 लाइट ईयर दूर नहीं बल्कि अपने ही सियारे के स्पेस स्टेशन से अपनी जमीन को देख रहे हैं। ये सियारा हमारी जमीन से 20 गुना ज्यादा बड़ा है और अपने सूर्य से इतने फासले पर है कि मुमकिन है यहाँ जिंदगी किसी सूरत मौजूद हो। ये मेरा क्यास है। विलियम ये बोलकर खामोश हो जाता है। नाज़रीन, स्पेसशिप सफर करता हुआ केपलर 67 सियारे के एक ऐसे इलाके में पहुंचता है जहां 3 अतराफ में पहाड़ और झरने थे, जबकि चौथी साइड में तहद्दे निगाह फैला हुआ वसी समंदर था। लेकिन समंदर और पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा मैदान था। स्पेसशिप वहां कई डिवाइसेस को रिलीज करने के बाद वहां लैंडिंग शुरू करता है। कैप्टन विलियम कैमरा ऑन करता है और जमीन पर मेन कंट्रोल रूम से मुखातब होता है, हेलो स्पेस लवर्स, यहाँ सब कुछ अमेजिंग है और सबसे अमेजिंग ये है कि यहाँ वक्त बहुत अजीब दिशाओं में चलता है। कभी सुबह जैसे रुक सी जाती है तो शाम पलक झपकते ही रात में बदल जाती है। हमारे डायमेंशन मीटर्स भी कभी काम करना छोड़ देते हैं तो कभी कोई और नई चीज हमें यहाँ महसूस होती है। हम आ तो गए हैं लेकिन यहाँ सवालों की एक पूरी कायनात है। आखिरी सवाल तक हम में से कौन बाकी होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलवक्त हम लैंड कर चुके हैं और बाहर सब कुछ ओके है। मोज़ेज़ खातून हज़रात, ये सीन यहीं पर फेड आउट हो जाता है। अच्छा जी, एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि ये किसी फिल्म की स्टोरी नहीं है, बल्कि साइंटिस्ट स्पेस मैगजीन्स में जो आर्टिकल लिखते हैं या डिस्कवरी चैनल पर बैठकर तस्खीरे कायनात के जो खाके खींचते हैं, उन बहुत सारे खाकों लफ्जों से मैंने ये एक फिक्शन प्लॉट तरतीब दिया है, एक फिक्शन कहानी लिखी है। और बतौर राइटर मुझे बेहतर तौर पर अंदाजा है कि फिक्शन स्टोरी में किस चीज को किस जगह पर कैसे पेश करना है। उम्मीद है 20 लाइट ईयर के इस सफर में एक अनोखा स्पेस ट्रैवल, जिसके एक एक पल में सनसनी, खौफ और तजस्सुस की एक दुनिया है, आपको आखिरी सेकंड तक अपने शहर में जकड़े रखेगी। नाज़रीन, संडे की रात ऑगस्ट स्पेस एजेंसी के बाहर मून सून के बादल पूरी गरज चमक दिखा रहे थे।
स्पेस एजेंसी के कंट्रोल रूम में बेचैनी और सनसनी उरूज पर थी। लम्हात जैसे ठहर से गए थे। स्पेस एजेंसी के बड़े बड़े एंटीनास कायनात में बहुत दूर गहरे स्पेस में होती एक हलचल के हर पल को कैप्चर कर रहे थे। सबकी नजरें स्क्रीन्स पर और हाथ मुसलसल बेचैन थे। हर गुजरते सेकंड के साथ स्क्रीन पर नंबर्स बदल रहे थे, कोडिंग झिलमिला रही थी और चेहरों के रंग भी उसी हिसाब से बदल रहे थे। इस कंट्रोल रूम से लाखों किलोमीटर दूर एक मिशन वीनस की सरहदों में उतर रहा था। मिशन अपने वक्त से 2 घंटे लेट पहुंचा था। सरहद अबूर करते ही वीनस के मुहावजों ने यलगार कर दी। बादलों की गर्म तरीन लेयर ने इस्तकबाल किया। मिशन ने सतह की तरफ रफ्तार मजीद बढ़ा दी तो वीनस की सेकंड डिफेंस लाइन मुकाबले पर उतर आई। मिशन को स्याह बादल, बिजलियां और जहरीले गैसी तूफानों ने आन घेरा। हवा की रफ्तार 370 किलोमीटर फी घंटा थी, यानी जमीन पर आने वाले सबसे खतरनाक तूफान हरिकेन 5 से भी ज्यादा। मिशन को एक खास अंदाज में डिजाइन किया गया था। यही वजह थी कि अब तक वीनस के मुहाफिज मिशन को गिराने में नाकाम रहे थे। वीनस का दर्जा हरारत सतह के करीब पहुंचकर 4000 डिग्री ग्रेड से भी तजावुज कर गया। मिशन एक पहाड़ी सिलसिले में उतरा और तेजी से सतह को ड्रिल करके मेटल अपने अंदर लोड करने लगा। इतनी क़यामत खेज गर्मी के बावजूद वीनस की सतह ठोस थी और इसकी यही खूबी इंसानों की तारीख में एक बाब रकम करने वाली थी। मौजूद खतुनजरात, मिशन वीनस की सतह को तेजी से ड्रिल कर रहा था, लेकिन तेजाबी बारिश और सूरज तुलू होने की वजह से गर्मी 7000 डिग्री ग्रेड से भी ज्यादा बढ़ गई। यूं मिशन ने हाई अलर्ट जारी किया कि उसके पास मजीद गर्मी बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है और वो फट सकता है। लिहाजा मिशन के इंटेलिजेंस सिस्टम ने जल्दी से ड्रिलिंग ऑफ की और थ्रस्ट मारकर परवाज भरी। वीनस का अच्छा खासा मेटल मिशन के पेट में था। वो गहरे तारीक बादलों और वहशी बिजलियों से बचता बचाता आखिर वीनस से दूर निकलने में कामयाब हो ही गया। और दूसरी तरफ संडे की रात मंडे के दिन में बदल चुकी थी। मौसम बहुत ही शफाफ हो चुका था। मिशन की कामयाबी पर कंट्रोल रूम में ईद का समा था। नींद में डूबी कई आंखें तस्खीरे कायनात में एक कदम और आगे बढ़ने पर पुरनम हो चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ अब वो निडर मुसाफिर वीनस का मेटल लिए तेजी से सर्द चांद यूरोपा की तरफ गामजन था। अगली शाम मौसम फिर तूफानी था। ऑगस्ट स्पेस एजेंसी के डायरेक्टर मिस्टर जोन्स गाड़ी से उतरकर ऑफिस में दाखिल हुए, जहां मिस्टर पैटरसन उसके पहले से मुंतजर थे। पैटरसन ने कहा, मिस्टर जोन्स, क्या आपको नहीं लगता कि 20 लाइट ईयर दूर एक दूसरे सियारे पर जाने के जुनून में आप इस पूरे सोलर सिस्टम को खतरे में डाल रहे हैं? किसी ब्लैक होल का हमारे सोलर सिस्टम में होना बजाते खुद एक इंतहाई खतरे की बात है। जोन्स मुस्कुराया और बोला, पैटरसन, डरो मत, हम इंतहाई फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहे हैं। इस पूरी कायनात में हम अकेले हैं और हमारे पास हालात से लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। मिस्टर प्रेसिडेंट और मिलिट्री हमें फुल हैंड दे चुके हैं। नाज़रीन, दूसरे सीन में वीनस से लौटने वाला मिशन सर्द चांद यूरोपा के ऑर्बिट में दाखिल हो चुका था। यूरोपा जुपिटर के गिर्द मंडलाती एक बर्फानी दुनिया, जिसके आसपास बेशुमार चांद उसके हुस्न के दीवाने दिखाई देते हैं। पानी के अजीम तरीन फुआरे, बर्फीली वादियां, खामोश गारें और झीलें अजब दुनिया की गजब कहानी पेश कर रही थी। वीनस से लौटने वाला फातेह यूरोपा के रोमानवी दिसंबर में दाखिल होता है और उसकी सतह पर वीनस की चट्टानों को अनलोड करता है। यूरोपा पर ऑगस्ट स्पेस एजेंसी अपनी रिसर्च लैब्स, टेस्ट एंड ट्रायल के प्लेटफॉर्म्स और कई तरह की दूसरी लेबोरेटरीज कायम कर चुकी थी। यूरोपा ने भी क्या खूब मुकद्दर पाया था। उसकी सरजमीन इंसानों के लिए तख्ता मश्क बनी हुई थी, जहां से खतरनाक स्पेस मिशन को तरतीब दिया जाता और मिशन फेल होने की सूरत यूरोपा अपने कई इलाकों का हुस्न हवा होते देखता। और अब वीनस से लाया गया मेटल एक और खतरनाक मिशन की खबर दे रहा था। यूं कुछ ही वक्त बाद यूरोपा की फजाओं में गाड़ियां चलने की आवाज गूंजती है।
और कुछ रोवर्स उस धुआं छोड़ते वीनस के मैटर को घेर लेते हैं। उसका मुकम्मल एनालिसिस शुरू हो जाता है कि आखिर हैवी तरीन टेम्परेचर में ये चट्टानें कैसे खुद को पिघलने से महफूज रखती हैं। यूरोपा के सर्द तरीन मैदानी इलाके से कुछ फासले पर बड़े टीलों में एक बड़ा कंट्रोल रूम भी मौजूद था, जिनमें इंसान का अक्स उसकी ताकत के इजहार के लिए मौजूद था। नाज़रीन, लाखों लाइट ईयर के फासले और उन फासलों में छुपी जिंदगी आमेज मंजिलें, नेचुरल टैलेंट जिसे बचपन से निखारा गया था, जिसे गवर्नमेंट ने यूरोप के गली कोचों से लाकर कायनात के बड़े बड़े चैलेंजर्स के सामने ला खड़ा किया था। अब वो अजीम दिमाग तारीख पे तारीख रकम करते हुए मुसलसल आगे बढ़ रहे थे। मिशन सुपर अर्थ यानी केपलर 67 अब ज्यादा दूर नहीं था। मंगल की शाम हेड स्पेस एजेंसी के डायरेक्टर जोन्स ने दूसरी स्पेस एजेंसी के लोगों से मीटिंग में पूछा, एक ऐसा स्पेसशिप जो रोशनी की रफ्तार से 50 गुना ज्यादा तेजी से सफर करे, तेज रफ्तारी की नगर, रास्ते में सूरजों की तपश, सितारों सियारों की ग्रेविटेशनल फोर्स के आगे डटा रहने वाला स्पेसशिप। हमारे पास इस सियारे पर ऐसा कोई मेटल मौजूद ही नहीं है जो लाइट से 50 गुना तेज रफ्तार पर पैदा होने वाली हीट में खुद को पिघलने से बचा सके। साथियों, इसीलिए हमने मिशन वीनस को तरतीब दिया था, जो 3 बार फ्लॉप होने के बाद वीनस का गर्म तरीन मेटल वहां से निकाल लाने में कामयाब ठहरा। हमें उम्मीद है कि अब हम एक ऐसा स्पेसशिप डिजाइन कर सकेंगे जो स्पेस के गर्म तरीन एरियाज और रफ्तार से पैदा होने वाली हीट से मुतासर नहीं होगा। मीटिंग में पैटरसन ने फिर वही सवाल उठाया कि हमारे सोलर सिस्टम में किसी ब्लैक होल का होना बहुत ही खतरे की बात है। मिस्टर जोन्स, क्या आप किसी और ऑप्शन की तरफ नहीं सोच सकते? मिस्टर जोन्स बोला, हरगिज नहीं। मिनी ब्लैक होल ही हमें केपलर 67 सियारे तक पहुंचा सकता है। मौजूद खतुनजरात, सर्द चांद यूरोपा के कंट्रोल रूम्स में साइंटिस्ट और इंजीनियर्स बहुत सारे टेक्निकल डिसीजन ले रहे थे। विंस की चट्टानों पर काम शुरू हो चुका था और शदीद तरीन हीट में चट्टान को बचाने वाले एलिमेंट्स का डेटा भी मिल चुका था, जबकि यूरोपा के मशरकी इलाके में 2000 किलोमीटर की गोलाई में सर्न जैसा रिसर्च हैड्रन कोलाइडर भी मौजूद था। सर्द चांद की सर्द रातों में वहां मौजूद इंसान दरअसल रिबोट थे। ऑगस्ट स्पेस एजेंसी ने अपने सबसे माहिर साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के दिमागों को डुप्लीकेट करके उनके रिबोटिक क्लोन बना रखे थे, जो दूसरे सियारों पर बिल्कुल इंसान की तरह जज्बात, ख्यालात और आइडियाज के साथ काम करते थे। उनमें जबरदस्त डिसीजंस लेने की भी पावर मौजूद थी। अब नाज़रीन, जमीन पर दूसरी स्पेस एजेंसीज के साथ अगली मीटिंग में कुछ जर्नलिस्ट और मिलिट्री एजेंसीज के लोग भी शामिल थे। मिस्टर जोन्स बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, 20 लाइट ईयर दूर एक अजीम मंजिल, एक अजीम ख्वाब की अजीम हकीकत, सुपर अर्थ केपलर 67। अगर हम 1000 किलोमीटर पर सेकंड रफ्तार से सफर करें तो भी वहां तक पहुंचने के लिए हमें 6000 साल दरकार होंगे। 6000 साल का ईंधन, उसके मुसाफिरों की एक्सपायरी, रास्ते की मुश्किलात, यानी फिजिक्स के लॉज के मुताबिक हम इतना तवील सफर हरगिज नहीं कर सकते। लेकिन साथियों, फिर भी हमारे पास 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। पहला है न्यूक्लियर फ्यूजन। इसके जरिए बनाया गया स्पेसशिप अगरचे इंतहाई तेज रफ्तार होगा, लेकिन अगर ऐसा इंजन रास्ते में मास को एनर्जी में बदलना छोड़ दे तो हमारा मिशन फ्लॉप हो सकता है। साथियों, दूसरा वार्प ड्राइव शिप, यानी एक ऐसा स्पेसशिप जो स्पेस टाइम को समंदर की लहरों की तरह यूज करे, जो अपने पीछे स्पेस को एक्सपेंड करे और आगे वाले स्पेस को बेंड करे। लेकिन ऐसे स्पेसशिप की वजह से स्पेस की लहरों में मौजूद हाई एनर्जी पार्टिकल भी हरकत में आएंगे और हमारा स्पेसशिप तबाह हो जाएगा। जोन्स ने एक नजर सबकी तरफ देखते हुए कहा, तीसरे नंबर पर एंटी मैटर स्पेसशिप। एंटी मैटर से डिजाइन किया गया स्पेसशिप इंतहाई तेज रफ्तार होगा, लेकिन रास्ते में जहां मैटर के हाई एनर्जी पार्टिकल मिले वहीं पर यह ब्लास्ट हो सकता है। लाइट ईयर के फासले तय करने के लिए हमारे पास फिजिक्स के लॉज के मुताबिक ये 3 रास्ते थे, जिनके आखिर में बंद गली के अलावा कुछ भी नहीं है। साथियों, अब हमारे ऊपर है कि सुपर अर्थ का ख्याल दिल से निकाल दें या फिजिक्स के लॉज से कहीं ऊपर जाकर कुछ नया सोचें। हॉल में सुकूत तारी था।
सब सोल्यूशन तलब नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। आखिर एक स्पेस रिसर्चर लेडी जेनी ने पूछा, मिस्टर जोन्स, खबरों के मुताबिक सरकार और आप यूरोपा मून पर सुपर अर्थ पर जाने के लिए काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी रकम इस मिशन में लग चुकी है। आखिर आपने ये रकम बंद गली देखकर तो नहीं लगाई होगी। कोई रास्ता तो होगा जिस पर आप पूरे यकीन के साथ चल रहे हैं। मिस्टर जोन्स मुस्कुराया और बोला, हाँ एक रास्ता है, लेकिन मैंने जिसे भी बताया उसके चेहरे पर खौफ के साए उभरते देखे। जेनी बोली, क्या मतलब, आप और सरकार क्या करना चाह रहे हैं? मिस्टर जोन्स बोला, मैं एक ब्लैक होल बनाना चाहता हूँ। जेनी के चेहरे पर खौफ नमूदार होने लगा, क्योंकि वो जानती थी कि ब्लैक होल कायनात का सबसे खतरनाक शिकारी है। तो ब्लैक होल जैसे ही मैस निकलना शुरू करेगा तो वो यूरोपा समेत पूरा सोलर सिस्टम निकल सकता है। वक्त का तसलसल टूट सकता है। अगर वो जमीन की तरफ बढ़ा तो यहाँ समंदर क़यामत बर्पा कर देंगे, हवाएं, मौसम सब बिखर जाएंगे। लेकिन जोन्स फैसला कर चुका था। दूसरी तरफ यूरोपा के शिमाली पहाड़ी इलाकों में एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और एक अजीमुल जुस्सा पहाड़ टूट कर बिखरने लगता है। उसके ऐन ऊपर स्पेस में 4 फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उसे लेजर से टारगेट किए हुए थे। वो पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता एक बहुत बड़े गेंद की शक्ल इख्तियार कर लेता है और एक तरफ लुढ़कना शुरू कर देता है, जबकि ऐसे ही 2 मजीद गेंद यूरोपा के मशरकी इलाके की तरफ बढ़ रहे थे, जहां उन्हें एक अजीम मिशन का संग मेल बनना था। वो एलिमेंट जो 10,000 डिग्री ग्रेड पर भी वीनस की चट्टानों को पिघलने से बचाए हुए था, साइंटिस्ट उसका मुकम्मल डाटा डिकोड करने के बाद वैसा ही एक एलिमेंट बना चुके थे, जिसकी बुनियाद पर 20 लाइट ईयर के तवील फासलों का मुसाफिर स्पेसशिप डिजाइन हो रहा था। जबकि सर्द चांद के मशरकी इलाके में एक बहुत बड़ा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उन 3 गेंदों के ऊपर मौजूद था, जो उनके मास को कम किए बिना उन्हें कंप्रेस करता जा रहा था। और अब वो तीनों पहाड़ एक फुटबॉल के बराबर आन पहुंचे थे। उनमें सूरज जैसी गर्मी पैदा होने लगी थी। वो अपने इर्द गिर्द मौजूद हर चीज को अपनी तरफ खींचने लगे थे। यूरोपा और जमीन पर स्पेस एजेंसीज पूरी तरह हाई अलर्ट पर थी। मिशन अब इंतहाई खतरनाक मोड़ पर आन पहुंचा था। दूसरी तरफ जेनी की परेशानी और मीटिंग में दूसरे लोगों की नजरों में सवाल देखकर जोन्स मुस्कुराया और बोला, साथियों, एक सच्चा क्रिएटर वो होता है जो अपनी तख्लीक को यूं ही आवारा न फिरने दे, बल्कि वक्त आने पर उसका वजूद मिटा सके। हम सब जानते हैं कि स्पेस में ऐसे ब्लैक होल भी पाए जाते हैं जो मुसलसल सफर में रहते हैं। उनकी रफ्तार और ताकत रोशनी से 100 गुना ज्यादा होती है। ऐसे ब्लैक होल अपने अंदर से एनर्जी भी रिलीज करते हैं। साथियों, सुपर अर्थ पर जाने के लिए फिजिक्स के लॉज हमें इंजन यूज करने पर उभारते हैं, लेकिन इंजन टेक्नोलॉजी तवील तरीन फासलों के लिए मौसर नहीं है। हमने अपनी कक्षा से निकलकर दूसरी कक्षा के आखिरी कोने तक पहुंचना है। हमें एक ऐसा मुसाफिर चाहिए जिसने तवील तरीन सफर करना हो और वो हमें भी अपना हम सफर बना ले। वो अपना खर्च तो उठाए ही, लेकिन साथ ही हमारा बर्डन भी उठाए। हमें बगैर इंजन पावर के वहां तक लेकर जाए जहां तक हम जाना चाहें। इस दौरान वो हमें एनर्जी भी दे ताकि हम रास्ते में छोटी मोटी दूसरी खोजें भी करते जाएं। ऐसी सूरत में ट्रैवलर ब्लैक होल शिप हमारे लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। हम अपने स्पेसशिप के पीछे एक तेज रफ्तार ब्लैक होल को लगाकर सुपर अर्थ तक जाने का मुमकिन चांस बना सकते हैं। जोन्स ने जरा खामोशी इख्तियार की और फिर बोला, हमारे आइडिया में रिस्क है। हम नहीं चाहते कि हमारे कंपटीटर्स को इस मंसूबे का इल्म हो और वो इंटरनेशनल प्रेशर्स के जरिए हमें और हमारी सरकार को सुपर अर्थ तक जाने से रोक दे। इस सूरत में कि अब हम कश्तियां जला चुके हैं। दूसरी तरफ बर्फानी चांद यूरोपा पर अब तीनों अजीमुल जुस्सा पहाड़ 3 छोटी गेंदों के बराबर होकर ज़ेरे सतह 2000 किलोमीटर के गोल हैड्रन कलाइडर में दाखिल हो चुके थे, जहां उनमें एक न्यूक्लियर फ्यूजन डायमेंशन कामयाबी से पैदा कर ली गई। मिशन माइक्रो ब्लैक होल बनाने के करीब तर था, जो इंसान को एक लंबे सफर में हम सफर बनाने वाला था। जमीन के कंट्रोल रूम जूम और ऑगस्ट स्पेस एजेंसीज में मिशन के आखिरी हिस्से को लेकर सबसे हसास हिस्से की प्लानिंग हो रही थी कि आखिर किस तरह एक मूज और ब्लैक होल को मिशन से भटकने के बजाय
दुरुस्त सीमत में रखा जाए, यानी उसको ड्राइव किया जा सके। इसके अलावा रोशनी से 50 गुना ज्यादा स्पीड पर क्या वीनस के मेटल से बनाया गया स्पेसशिप खुद को कायम रख पाएगा? मंजिल तक पहुंचने के बाद ब्लैक होल और स्पेसशिप में अलहदगी कैसे मुमकिन होगी? और अब सुपर इंटेलिजेंस कंप्यूटर्स मुकम्मल कैलकुलेशंस दे रहे थे, और इन कैलकुलेशंस की रोशनी में आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में ब्लैक होल और स्पेसशिप में एक रिलेशन कायम किया जा रहा था। दोनों की स्पीड, बर्निंग लेवल और हाई एनर्जी पार्टिकल से कंपटीशंस एक एक चीज को सुपर कंप्यूटर्स फाइनल कर रहे थे। फाइनली सर्द चांद यूरोपा पर ब्लैक होल स्टारशिप परवाज के लिए मुकम्मल तैयार था। 30 के लगभग रिपोर्ट साइंटिस्ट, जिनमें इंसानों के दिमाग डिजिटल में ढालकर अपलोड किए गए थे, और वो मुकम्मल जज्बात, ख्यालात और एहसासात की एक दुनिया रखते थे। ब्लैक होल स्टारशिप में वो सफर के लिए मुकम्मल तैयार थे। कैप्टन विलियम अपनी महबूबा ज़ोई के साथ स्पेसशिप के कंट्रोल रूम में आ चुका था। ज़ोई विलियम से कहती है, विलियम मुझे डर लग रहा है। विलियम कहता है, क्यों? ज़ोई कहती है, विलियम हम कायनात के सबसे खतरनाक शिकारी को अपने बस में करने जा रहे हैं। मैं इन शायद आखिरी लम्हों में एक एक पल तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। विलियम उसके शाने थपथपाते हुए कहता है, क्या तुमने कभी जमीन पर लोगों की हालत देखी है? जगह ना होने की वजह से वो एक दूसरे में धंसे हुए हैं, वसाइल खत्म हो चुके हैं, डिप्रेशन और बीमारियां उरूज पर हैं। हम मुट्ठी भर लोगों के हाथ में करोड़ों इंसानों का मुकद्दर लिखा हुआ है। इस जंग में फतह या मौत, हमारी कोशिश के बदले इन दोनों में जो भी मिले वो तारीख की हर मौत और हर फतह से ज्यादा अफजल होगी। मोजिज़ खतनुजरात। और जबकि स्पेसशिप डिजाइन होने के बाद सर्द चांद यूरोपा के मशरकी इलाके में एक अजीब तरह के लॉन्चिंग पैड पर स्टैंड अप कर दिया गया। माइक्रो ब्लैक होल सिर्फ एक क्लिक के बाद अपनी पावर शो करने वाला था, और उसके बाद नतीजे क्या होंगे हतमी तौर पर कोई कुछ नहीं कह सकता था। जमीन पर ऑगस्ट का डायरेक्टर जोन्स डिफेंस मिनिस्टर से कहता है कि ब्लैक होल बनने में अभी कुछ ही मिनट बाकी हैं। आप मिलिट्री को बिल्कुल तैयार रहने का हुक्म दीजिए, जबकि अगले 5 मिनट में मुझे दुनिया के तमाम खितों की वेदर कंडीशन अपनी स्क्रीन पर लाइव चाहिए। मिलिट्री और स्पेस एजेंसीज में हर फर्द तकरीबन सांस रोके भाग दौड़ में मसरूफ था। रोमानवी ख्वाबों से शुरू हुई कहानी कड़वा घूंट भी साबित हो सकती थी, जबकि यूरोपा पर भी ऐसी ही भागदौड़ जारी थी। बाहर मीडिया मुकम्मल खामोश और जिंदगी जमीन पर बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, लेकिन हकीकत में इंसान तस्खीर के उस जुनून तक जा पहुंचा था जहां से वो हर खौफ से बेनियाज हो जाता है। वो भूल जाता है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट कह कर गए थे कि काश कोई भी ब्लैक होल हमारे पास से ना फटके, लेकिन उन्हीं के जानशीन उसी ब्लैक होल कायनात के सबसे खतरनाक शिकारी के जरिए एक नई तारीख लिखने जा रहे थे। मिस्टर जोन्स और उसकी टीम ने आखिरी बार वेदर कंडीशन पर नजर डाली। हमारे सियारे अर्थ का मौसम बिल्कुल नॉर्मल था, और उसके बाद मिस्टर जोन्स ने उल्टी गिनती शुरू करवा दी। दूसरी तरफ जमीन से आने वाली कमांड से यूरोपा के जेरे सतह हैड्रन कोलाइडर ने अपना काम शुरू कर दिया। तीनों बॉल जो मजीद छोटे होकर एक दाने की तरह रह गए थे, उनमें अंदर की तरफ शदीद ग्रेविटी फोर्स पैदा हो चुकी थी, और अचानक हैड्रन कोलाइडर ने एक्सटर्नल रेडिएशन, प्रेशर और ग्रेविटी को अनबैलेंस कर दिया। यूं मोजिज़ खतनुजरात एक इंतहाई खौफनाक धमाका हुआ। वो तीनों दाने जिनका मास पहाड़ों के बराबर था आपस में मर्ज होकर ब्लैक होल बने और ऊपर की तरफ उठे, जहां लॉन्चिंग पैड पर स्पेसशिप टेक्नोलॉजी ने उसे फौरी कैप्चर कर लिया, और दोनों रोशनी की रफ्तार से एक सीमत बढ़ने लगे। जबकि सर्द चांद पर इस धमाके की वजह से इंतहाई खतरनाक बर्फानी तूफान और जलजले उभरे, जिसने पूरे सर्द चांद यूरोपा का नक्शा बदल दिया। जमीन से लाखों किलोमीटर दूर ब्लैक होल गुजर रहा था, लेकिन जॉन्स ने देखा कि जमीन के मौसम में भी वाज़ेह तब्दीली आ रही है। समंदर अपना मिजाज बदलने लगे थे और हल्की आंधियां चल निकली थी। स्पेसशिप और ब्लैक होल में 30 किलोमीटर का फासला था। स्पेसशिप के पिछले हिस्से में एक बहुत बड़ी धाती चादर ब्लैक होल की खतरनाक लहरों को डाज दे रही थी और उनको एनर्जी में कन्वर्ट कर रही थी। शिप के अंदर इंटेलिजेंस रिपोर्ट ब्लैक होल टेस्ट कमांड दे रहे थे, जिससे वो उनकी मर्जी के मुताबिक दाएं बाएं ट्रेवल कर रहा था। स्पेसशिप का अपना टेम्परेचर 4000 डिग्री ग्रेड से भी आगे निकल चुका था, जबकि जमीन पर मिस्टर जोन्स और उसकी टीम हाई अलर्ट पर थी। मिलिट्री पूरी तरह तैयार थी
और महकमा मौसमियात मुकम्मल मौसम पर नजर रखे हुए था। अचानक मिस्टर जॉन्स चीखा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मिस्टर पैटरसन ने फौरी स्पेसशिप रिपोर्ट्स को पैगाम भेजा, तुम ठीक तो हो? शिप का रास्ता बदलो वरना हम सब तबाह हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी, पुरसरार खामोशी। स्पेसशिप अगले 5 मिनट में सूरज से करीब तरीन गुजरने वाला था, जिसका मतलब था कि ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से सूरज पर बड़ी बड़ी नाकाबिले यकीन सोलर विंड्स का चलना। स्पेसशिप की तरफ से कोई जवाब भी नहीं आ रहा था, अलबत्ता उसकी लोकेशन सूरज के करीब तर होती जा रही थी। ठीक 5 मिनट बाद जैसे ही ब्लैक होल सूरज के पास से गुजरा तो सूरज की वहशत एकदम से उभरने लगी। एक शदीद सोलर स्ट्रोम पैदा हुआ और जमीन की तरफ बढ़ने लगा। अगले 1 घंटे बाद वो स्ट्रोम जमीन के एटमॉस्फेयर से टकरा गया और जमीन के मैग्नेट गार्डर्स बुरी तरह मुतासर हुए। पूरी दुनिया में लाइट एकदम से चलेगी। स्पेस कंट्रोल रूम, मिलिट्री हेडक्वार्टर, सब कुछ बेसरोपा हो गया। जॉन शदीद परेशानी के आलम में टहलने लगा। बिल्डिंग से बाहर तेज आंधी ने जोर पकड़ लिया और बादलों की गर्ज भी सुनाई देने लगी। मौसम भी बिगड़ चुका था। नाज़रीन, कंट्रोल रूम का डोर ओपन हुआ और एक यंग मैन अंदर दाखिल हुआ। जॉन्स ने जल्दी से पूछा, बाहर क्या सूरत हाल है? वो यंग मैन बोला, सर, न्यूयॉर्क के तमाम ग्रिड स्टेशन तबाह हो गए हैं और ऐसी ही सूरत हाल हर तरफ है। कम्युनिकेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा, लोग बुरी तरह घबराए हुए हैं और ऊपर से मौसम भी शदीद खराब हो चुका है। एजेंसी के इंजीनियर्स ने फौरी कंट्रोल रूम की इलेक्ट्रिसिटी ऑन की और स्पेसशिप से दोबारा राब्ते शुरू कर दिए। कुछ ही वक्त बाद स्पेसशिप से कनेक्शन बहाल हो गया और बाहर मौसम भी नॉर्मल होने लगा, क्योंकि जमीन के एटमॉस्फेयर ने इंतहाई महारत से उस सोलर स्ट्रोम को एक मामूली झटके में बदलकर खत्म कर दिया था। स्पेसशिप से राब्ता होते ही जोन्स ने फौरी कहा, कैप्टन विलियम, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हमें कंडीशन से आगाह करो। दूसरी तरफ रिपोर्ट साइंटिस्ट एंड स्पेसशिप कैप्टन विलियम की आवाज आई, सर, हम बिल्कुल ठीक हैं, बस कुछ वक्त के लिए स्पेसशिप हमसे मिस हैंडल हुआ था और हम रास्ता भटक गए थे, अब सब कुछ नॉर्मल है। मोज़ेस ख़वातीन-ओ-हज़रात, स्पेसशिप कुछ वक्त बाद ही सैटर्न के खूबसूरत रिंग्स के पास से गुजरा तो दूर तक उन रिंग्स में हलचल पैदा हुई और सैटर्न की सतह पर खौफनाक तूफान उभरते दिखाई दिए। विलियम अपनी महबूबा जुई को देखकर मुस्कुराया और बोला, हैरान मत हो जुई, हमारा हम सफर कायनात का सबसे खतरनाक शिकारी है। ये जहां से भी गुजरेगा हमारी शान, ताकत, जलाल के निशान सियारों सितारों पर छोड़ता चला जाएगा। और मोज़ेस ख़वातीन-ओ-हज़रात, ठीक 40 साल बाद स्पेसशिप केपलर 67 पर लैंड करता है। ख्वाब से हकीकत तक का ये सफर मुकम्मल होता है। दूसरी तरफ स्पेस एजेंसीज इस मिशन के नाम पर एक डिपार्टमेंट कायम करती हैं, जहां लोग इस मिशन पर नजर रखते हैं और अपने वक्त पर रिटायर हो जाते हैं। मिस्टर जॉन्स इस मिशन का रूहे रवा था। वो कब का कैंसर में मुब्तला होकर मर चुका था, जबकि उसकी जगह थॉमस को ड्यूटी करते हुए 20 साल का अरसा गुजर चुका था। और आज केपलर 67 पर इंसान किसी न किसी सूरत मौजूद था। मिस्टर विलियम केपलर पर कई दिन गुजारने के बाद अपनी टीम के साथ एक ऊंचे टीले पर आता है और एक बॉक्स ऑन करता है। उस बॉक्स में जिंदगी क्रायोस्लीप की सूरत मौजूद थी। विलियम उस लाइफ सेल को एक्टिव करता है और टीले पर एक झंडा गाड़ता है जिस पर इंसान की सूरत बनी हुई थी। और मोज़ेस ख़वातीन-ओ-हज़रात, ये स्टोरी यूं ही यहीं खत्म हो जाती है।